हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमें किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन-सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सेफ है और किन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचाना तथा उस बचे हुए पैसे को हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें उस पैसे पर हमें इनकम प्राप्त हो सके तथा हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी सुरक्षित रहे तथा हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उस पैसे को निकाल सकें या यूज़ कर सकें। उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, कुछ पैसा बचना चाहिए या जो हमारी मंथली इनकम है उसमें से हमें कुछ पैसा हमारे पास बचेगा तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। लेकिन जनरली लोग जो मिडिल क्लास है या लोअर इनकम क्लास है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे पास इतनी सैलरी ही नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि हम पैसा बचा सकें, तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? इसके लिए दोस्तों हमें अपने इस सोच को, अब इस मेंटालिटी को बदलना होगा। क्योंकि जो पैसा हमारे पास इनकम है उसमें से अगर हम ये सोचेंगे कि इसमें से मंथ के बाद 1 महीने के बाद जो पैसा बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट के सही रास्ते पर नहीं हैं। आपको अपनी सोच में ये लाना होगा कि जो हमारी इनकम है, सपोज़ हमारी इनकम ₹10,000 है, तो हमें ये सोचना होगा कि 10,000 में से हमें ₹1,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है और हमें फिर ₹9,000 खर्च करना है। तो अपने बजट को, अपनी प्लानिंग को आप इस तरीके से अगर करेंगे, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे और एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा फंड काफ़ी टाइम बाद आप जमा कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि हम किस चीज़ों में निवेश करें, किन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें अपने बचे हुए पैसे को या अपनी सेविंग्स को, जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफ़िट प्राप्त हो सके तथा वो पैसा हमारा सुरक्षित भी रहे और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उस पैसे को यूज़ भी कर सकें। कुछ कुछ पैसा हमें करंट में चाहिए, कुछ पैसा हो सकता है हमें 2 साल बाद चाहिए, कुछ और पैसा हो सकता है हमें रिटायरमेंट के बाद चाहिए। तो हमें अपनी ज़रूरतों को ध्यान देना होगा और ये देखना होगा कि हम निवेश क्यों कर रहे हैं तथा हमें किस टाइम पे कितना पैसा चाहिए। उस पैसे की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी ज़रूरतें कब-कब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं कहूँ, तो हम पैसा इसलिए बचाते हैं कि ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें और उस इनकम टैक्स के लिए हमें कंपल्सरी है, एटीसी में 1.5 लाख की अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा टैक्स बच जाएगा। तो वो है कंपल्शन हमारे पास कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हमें ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जैसे कि अगर सपोज़ आपका बच्चा 4 साल बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए या आपकी बेटी शादी लायक हो रही है, 5 साल बाद उसको पैसा चाहिए उसके लिए या सपोज़ आपको मकान खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितना पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना है और कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डालना है, ताकि हमें पैसा हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम प्राप्त कर सकें उस इन्वेस्टमेंट को। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जो हमें प्रॉफ़िट होगा या जो इनकम होगी, उसको भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक है फिक्स इनकम, फिक्स प्रॉफ़िट और एक है रिकरिंग इनकम या रिकरिंग प्रॉफ़िट। हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि कुछ पैसा हमें हर महीने मिलता रहे, रिकरिंग मिलता रहे, कुछ प्रॉफ़िट का और कुछ इनकम हमें फिक्स टर्म के बाद मिले। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में है, नंबर 1 पर है पीपीएफ है, एलआईसी है, टैक्स सेविंग एफडीआर है, म्यूचुअल फंड है, रिकरिंग डिपॉज़िट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड और फिर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इन ईटीएफ है हमारे पास, स्टॉक मार्केट में निवेश है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इन सब में जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो कि हर एक के पास होना चाहिए, हर एक आदमी को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा सेफ है, वो है पीपीएफ। पीपीएफ में आपको बहुत अच्छा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि अप्रॉक्सिमेट इस टाइम 8% है और जो उसका इंटरेस्ट है, जब हमें उसके ऊपर मिलता है वो टैक्स फ्री है। उसकी इनकम पे, उसके ब्याज पे जो आपको पैसा मिलता है उसमें कोई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। प्लस सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका अटैच नहीं हो सकता। सपोज़ फ्यूचर में या कभी भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, गवर्नमेंट लायबिलिटी आती है या कुछ भी आता है, तो उस आपके फंड को, पीपीएफ के फंड को गवर्नमेंट भी अटैच नहीं कर सकती। दिस इज़ द ओनली फंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ये आपको सलाह है कि आपके पोर्टफोलियो में पीपीएफ ज़रूर होना चाहिए। पीपीएफ एक 15 साल का फंड है। अब 15 साल तक आपको लगातार जमा करना है। आप उसमें कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, ₹5 से लेकर 1.5 लाख साल तक का उसमें जमा कर सकते हैं हर साल। और लेकिन जो अमाउंट आप उसमें मैच्योरिटी पे मिलेगा वो आपको 15 साल बाद मिलेगा।
15 साल के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसे 5 साल के लिए और 2 बार में, और अगर बीच में आपको पैसा चाहिए तो 5 या 7 साल के बाद उसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं आप, और अगर बीच में अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके अगेंस्ट में एडवांस भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको टैक्स सेविंग के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक का तो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, पीपीएफ में कर लिया, पीएफ में कर लिया, ईपीएफ में कर लिया, सपोज़ कुछ एलआईसी ले ली। इसके बाद अब जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और जो आपको इन्वेस्ट फ्रेंड्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट के बाद अब जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आपकी ज़रूरत क्या है। देखिए, बेसिक चीज़ है कि जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, वो है 6 टू 7%। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करना है कि हमें कम से कम 7% से ऊपर की रिटर्न प्राप्त हो। तभी हमें फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन भी कवर हो जाए और हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिले जिससे कि हम खर्च कर सकें। हाई रिटर्न्स के लिए हमें इन्फ्लेशन रेट से ऊपर के रेट से हमें प्रॉफ़िट प्राप्त हो, इसके लिए जो बेस्ट तो चीज़ें हैं वो है, एक तो है शेयर मार्केट, कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएँ। लेकिन शेयर मार्केट में हर आदमी पैसा नहीं लगा सकता। आपको नहीं मालूम कि कौन-सा शेयर अच्छा रहेगा, कौन-सा अच्छा नहीं रहेगा, कौन-सी कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, कौन-सी कंपनी जो है फेक तो नहीं है, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में जाएँ। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में आपके पास एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट राय है, एक्सपर्ट कंपनी है, तो आपके पैसे को जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट के अंदर ही वो लगाते हैं, और वो ऐसी जगह लगाते हैं जिससे कि पैसे को पे रिटर्न आपकी अच्छी हो, चूँकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो और बेस्ट ऑप्शन है वो है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उस इसके में आप हर महीने कुछ अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए कि सपोज़ मुझे ₹2000 या ₹5000 ₹10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर महीने आपका उतना इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और उस पैसे से जो म्यूचुअल फंड आपकी कंपनी है, जो इन्वेस्टर है, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में या उसमें जमा करता रहेगा और इससे अच्छी आपको इनकम प्राप्त होगी। ऑन एन एवरेज जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो लास्ट हम 1 या 2 साल का देखें, तो हमें करीब 12 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड्स पे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो अच्छी कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आप चुनें और उसमें इन्वेस्टमेंट लगाएँ। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा पैसा है और आप ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ और चीज़ें हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरी राय हो आपसे ये होगी कि आप कमर्शियली रेंटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। उससे क्या होगा कि आपको एक रेगुलर मंथली इनकम रेंट के रूप में मिलती रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको बहुत कम मिलता है ऐसा, और प्लस उसमें दिक्कत ये है कि जब 1 या 2 साल बाद आपका खाली हो जाता है, तो आपको बहुत सारा उसमें रिनोवेशन के लिए, पेंट्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है और रिटर्न भी अच्छी नहीं मिलती है। और जनरली ये देखा गया है कि जो फ्लैट्स लेते हैं रेज़िडेंशियल प्लॉट्स, की कीमत भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है इन कंपैरिज़न टू कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। तो मेरी राय ये है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा आप गोल्ड में जा सकते हैं। फिज़िकल गोल्ड की बजाय मेरी राय ये है कि आप गोल्ड ईटीएफ में जाएँ। अगर आप फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं कहीं से, तो उसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा इनवॉइस जब आप लेंगे, और उसको मेकिंग चार्जेस भी सब नॉमिनल से वो भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गोल्ड ईटीएफ आप लेते हैं, तो उसमें आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और उसकी लिक्विडिटी भी आसान है। आप जब चाहें डीमैट अकाउंट के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।